विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। आज का टॉपिक क्या है? भारत का जो विशाल मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, भारत के भौतिक भूगोल यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत चैप्टर का नाम क्या है? भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो भारतीय विशाल मैदान को उसकी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उपभागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 पंजाब हरियाणा मैदान। कौन सा? पंजाब हरियाणा मैदान। नंबर 2 राजस्थान का मैदान। नंबर 3 गंगा का मैदान। नंबर 4 ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा का मैदान, इसको किस नाम से जाना जाता है? सतलुज यमुना विभाजक। सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है पंजाब हरियाणा के मैदान को। इसमें पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों पर इसका विस्तार है। अगर आपसे पूछेगा पंजाब हरियाणा मैदान कहाँ कहाँ पे है, तो पंजाब में है, हरियाणा में और दिल्ली राज्य में। सतलज, व्यास व रावी नदियां यहाँ पर बहती हैं। इसी मैदान में अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती और दृश्यवती नदियां बहती थी। प्राचीन वेदों में उल्लेख मिलता है इसका, सरस्वती और दृश्यवती का। समय के साथ साथ ये नदियां विलुप्त हो गई। यह चौरस मैदान 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियां समाप्त होती हुई मिलती हैं। समुद्र तल से इस मैदान की औसत ऊंचाई 250 मीटर है। यह मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, खादर क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जिनकी अधिकतम चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर तक है। इन क्षेत्रों को बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बना हुआ, यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र पाए जाते हैं जो इन मैदानों में, पंजाब हरियाणा के मैदान में, जिनकी अधिकतम चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावी और ब्यास नदियों के बीच की भूभाग को बारी दोआब। याद करना बहुत आसान है, बी से ब्यास, र से रावी, बारी। बारी दोआब किसके बीच में है? ब्यास और रावी के बीच में है। ब्यास और सतलज के बीच में, बी से ब्यास, सतलज एसटी, बिस्ट, बिस्ट जलंधर दोआब, बिस्ट दोआब कहा जाता है। तो ब्यास और सतलज के बीच के भूभाग को बिस्ट दोआब कहा जाता है। सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को मालवा मैदान, मालवा प्लेन्स कहा जाता है। मालवा प्लेन्स कहा जाता है। तो समझ में आ गया? ठीक है, तो बता दूं मैं आपको, बिस्ट दोआब हो गया ब्यास और सतलज के बीच में, बारी हो गया ब्यास और रावी के बीच में, रचना दोआब हो गया रावी, र से रावी, सी एच से चिनाब, तो रचना दोआब। रचना में किस किस के बीच हो गया? रावी और चिनाब के बीच में। चाज दोआब जो हो गया वो चिनाब और झेलम के बीच में हो गया। किसके? छाछ भी बोल सकते हो, चाज भी बोल सकते हो। वैसे झ आना चाहिए था तो झेलम हो जाता, पर ज लिखा जाता है। ठीक है, चा से चिनाब, झेलम, झ से झेलम, तो चाज दोआब चिनाब और झेलम के बीच में। सिंध सागर दोआब, झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य का दोआब जो है उसको क्या कहा जाता है? सिंध सागर दोआब। एक कभी कभी मैप बना के दे देता है मैदानों का, पूछेगा हो कि प्रादेशिक विभाजन, तो 1 नंबर पे जो राजस्थान वाला साइड है उसको राजस्थान का मैदान कहते हैं। 2 पंजाब वाली साइड में पंजाब का मैदान। 3 जो पर्वतीय वाला, जो इधर वाला 3 वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ऊपरी गंगा मैदान। फिर आता है आपका बिहार वाली साइड में मध्य गंगा मैदान, और नीचे वेस्ट बंगाल वाला साइड जो है उसको बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान, और जो असम वाला साइड है उसको बोलते हैं असम की घाटी। ठीक है, भारत में देख पा रहे हैं, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, ऊपरी गंगा, जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है जो आपका, वो कौन सा हो गया? ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। जो बिहार वाला रीजन हो गया वो मध्य गंगा का मैदान हो गया। वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उसको बोलेंगे
निम्न गंगा का मैदान, और छठे नंबर पे असम वाला जो साइड है उसको बोलते हैं असम की घाटी। ठीक है, तो इसमें बता दूं कि पंजाब हरियाणा का मैदान यह अपेक्षाकृत ऊंचे मैदान है। इसके और अधिक दक्षिण में हरियाणा का मैदान है, जो उपयुक्त मैदानों की अपेक्षा जल के प्रवाह में शुष्क रहता है। रावी, व्यास और सतलज नदियां इस मैदान के लगभग 1/4 भाग को प्रभावित करती है। यमुना नदी अपने दाएं किनारे पर फैले भूभाग को प्रभावित करती है। सतलज और यमुना के बीच में घग्गर, जो कि एक मौसमी प्रवाह नदी है, प्राचीन समय में इसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था। घग्गर हाकड़ा का मैदान सुने हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा जब आपने, तो जो आज घग्गर है उसी को बोला जाता है कि प्राचीन सरस्वती। सरस्वती, प्राचीन सरस्वती के अवशेष किस रूप में दिखते हैं हमें? घग्गर के रूप में दिखाई, घग्गर। उसके बाद राजस्थान का मैदान आता है, राजस्थान प्लेन्स। इसका विस्तार 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है, तथा इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसमें मरुस्थली तथा बांगर क्षेत्र भी शामिल है। मरुस्थली मारवाड़ मैदान का एक अंग है, मारवाड़ मैदान का एक अंग है जो बालू से सुसज्जित है। कहीं कहीं पर नीस, सिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की नंगी सतह दिखाई पड़ती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक अंग रहा है। ठीक है, आप बोलते हो ना कथन कारण कैसे करते हैं, तो आपने बोलना है कि राजस्थान का मैदान प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है। ये हो गया कथन। क्या रहा है? कथन, कि राजस्थान का मैदान प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है। अब कारण में देगा, क्योंकि इस मैदान में कहीं कहीं पर नीस, सिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की नंगी सतह दिखाई पड़ती है। कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही पुष्टि कर रहा है। समझ में आ गया? असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। बालू के टीलों का यहाँ प्राधान्य है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में, जहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे होंगे तो हमें टोपोग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अब उसमें कास्ट लैंडफॉर्म भी पढ़ते हैं हम, वो जो चूना प्रदेशों में बनती है कास्ट लैंडफॉर्म, है ना, स्टेगलेटाइट, स्टेगलेमाइट, 15 स्तंभ और बहुत सारी चीजें। ऐसी हमने समुद्र की लहरों से जो जो आकृतियां बनती हैं वो पढ़नी है। ऐसी हमने ग्लेशियल पढ़नी है। ऐसे हमने एवलिन यानी हवा द्वारा जो बनती हैं वो पढ़नी है। तो हवा द्वारा जो बनेंगी अधिकतर डेजर्ट में दिखेंगी आपको, जैसे मशरूम रॉक दिखेगी आपको, है ना। तो ऐसे ही उसमें एक बरखान आता है, ये डिपोजिशन से बनता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े टीले जो बनते हैं तो उनके अलग अलग नाम होते हैं आपके, है ना। तो बरखान और अनुप्रस्थ टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान के मैदान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। अरावली के पूर्व में बांगर की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत मिलती है। स्टेपी भूमि, यहाँ की प्रमुख नदी जो है वो लूनी है, लूनी, है ना। ये लूनी नदी जो है ये सागर में नहीं गिरती है, रन ऑफ कच्छ में जाकर समा जाती है। लूनी मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रन की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर अनेक खारी झीलें भी पाई जाती हैं। सांभर सॉल्ट लेक है, सुना होगा आपने, राजस्थान में नमक बनता है इस पर, सांभर सॉल्ट लेक। डीडवाना है, लून करनसर है, कुचामन है, डेगना है, ये झीलें हैं यहाँ पर। सांभर देश की सबसे बड़ी सॉल्ट सलाइन वाटर लेक है। सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर सॉल्ट लेक। इनलैंड वाली है, जमीन के अंदर की, जमीन के अंदर सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? सांभर। यह जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में है। अच्छा जी, अब आते हैं गंगा के मैदान में। तो गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त यानी फोर डीप में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप द्वारा हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये अग्रगर्त जो शब्द है जिसको क्या बोल रहे हैं? फोर डीप बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप द्वारा हुई है। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला है। इसका ढाल पश्चिम पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। दाएं किनारे पर इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो यमुना है, और
यमुना और सोन, यमुना और सोन, क्योंकि यमुना पैरेलल चलती है आपकी गंगा के। उत्तराखंड का जब मैप देखते हैं, देखते होंगे आप कि गंगोत्री से गंगा निकल रही है और यमुनोत्री से, सॉरी, गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है, यमुनोत्री से यमुना निकल रही है, दोनों पैरेलल चल रही हैं। पैरेलल चलते चलते प्रयागराज में इनका क्या होता है, संगम होता है ना। सोन जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हुए पटना के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है, बाएं किनारे से जो इसमें मिलती हैं वो घाघरा है, गंडक है, कोसी है। गंडक सुन रहे होंगे आजकल आप, बिहार में बाढ़ आ रखी है। कोसी, कोसी भी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। 7 धाराओं से मिलकर बनती है कोसी, जिसमें सबसे बड़ी धारा का नाम क्या है, अरुण। कौन सी है, अरुण, है ना। गंडक जो है वो शालिग्राम पाए जाते हैं उसमें, गंडक नदी में। शालिग्रामी भी बोला जाता है इसको। शालिग्राम क्या होता है, फॉसिल्स होते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु के रूप में उनकी पूजा होती है तुलसी दल के साथ। उसको तोड़ के देखेंगे तो अंदर आपको स्ट्रक्चर, एक क्या मिलेगा, फॉसिल मिलेगा। किसका, करोड़ों साल पहले टेथिस सागर में जो जीव तैर रहा था उसका क्या मिलता है वो। तो कोसी, ये बता दिया मैंने। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होती है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ पर लाकर बिछा देती है। भूआकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसके 2 भाग हैं। नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो कि पानी से भरे रहते हैं बील कहलाते हैं। फिर बील से क्वेश्चन बना है भाई, गंगा के मैदानों में नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग पर जो पानी से भरे हुए क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बील कहा जाता है ना। क्या कहते हैं। अब इस मैदान के 3 उप विभाग बता रहा हूं मैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा प्लेन, यह मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है पूर्व में। इसको हाईलाइट करना आपने। इस मैदान की ऊंचाई 100 से 300 मीटर के बीच पाई जाती है। उत्तरी भाग में ढाल दक्षिण व पूर्व की अपेक्षा तेज है। यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। तो ऊपरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, शारदा है। शारदा यानी काली, है ना। शारदा है, गोमती है, घाघरा है। क्रम भी देख लेना, नेपाल से आने वाली नदियों का सही क्रम, नेपाल की सर्वोच्च चोटियों का सही क्रम, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। यूपीएससी का पैटर्न यही होता है पूछने का, ठीक है। तो देखना चाहता है पता भी है कि नहीं है। कोसी अगर बिहार में आ रही है नेपाल से, तो एक कोसी आपके उत्तराखंड में भी है, ये भी पता होना चाहिए। बट यहाँ वाली जो कोसी है छोटी है, वो नेपाल से आने वाली कोसी बहुत बड़ी है, उसमें वाटर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, खासकर बरसात में। मध्य गंगा के मैदान में आते हैं मिडिल गंगा प्लेन। उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनती है। अब ये समोच्च रेखा बार बार याद करनी है आपने। ऊपरी गंगा मैदान की पूर्वी सीमा है और मध्य गंगा मैदान की पश्चिमी सीमा है। क्या है? पश्चिमी सीमा है। तो पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनती है जो इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग का अनुसरण करती है। अब यहां से क्वेश्चन बना भाई, इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग किस रेखा का अनुसरण करता है? पश्चिमी सीमा, मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा, जो कि 100 मीटर की समोच्च रेखा, 100 मीटर की समोच्च रेखा। कुछ विद्वानों ने इसकी सीमा 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित की है। पूर्वी सीमा उत्तर पूर्वी भाग में 75 मीटर तथा दक्षिण पूर्व में 30 मीटर की समोच्च रेखाओं द्वारा बनती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कोसी नदी इस कार्य के लिए बहुत बदनाम है। घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ खादर भूमि की अधिकता है, भूमि में कंकड़ों का अभाव है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ स्थान स्थान पर धनुषाकार और गोखुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स, गोखुर झीलें मतलब ऑक्सबो लेक्स व नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। बाढ़ों की अधिकता इस मैदान की नदियों की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो नदियों के किनारे कोई भी सिविलाइजेशन बहुत लंबी नहीं चलती है।
ये मत सोचना कि आप अगर ऋषिकेश में हो तो हमेशा ये सिविलाइजेशन ऐसे ही रहेगी, है ना। हजारों सालों में परिवर्तन हो जाते हैं नदी मार्गों में। कोई एक बड़ी बाढ़ क्या कर सकती, नदी का मार्ग परिवर्तन कर सकती है। जहां पर आज आपकी सिविलाइज सभ्यता निवास कर रही है, हो सकता है वहां पर नदी बहे, गंगा, है ना। और जहां पर नदी बह रही है, हो सकता है आने वाले समय में वहां प्लॉटिंग हो रही है। नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि पूर्णानंद घाट जो है उसके बगल में कुआं है। कोई भी मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा जो कुआं खोदेगा नदी के किनारे। भाई जब पानी है तो कुआं क्यों खोदेगा। या जब आस्था पथ पे आप जाते हो तो वहां पे आपको कुआं दिखाई देता है, दिखाई देता है, देखा है। क्यों खोदेगा कोई नदी के किनारे कुआं। और सोचो ना कितना काटा है उस नदी ने, ऊपर से 72 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है, इतना नीचे चली गई है नदी। इसका मतलब वो क्षेत्र कभी ऊपर रहा होगा। समझ में आया। आपके डिग्री कॉलेज का मैदान नदी द्वारा बनाया गया है। आपकी वो जो गैस एजेंसी वगैरह सब नदी द्वारा बनाई गई है वो मैदान, है ना। और फिर अचानक आप काली के ढाल पे जाते हो, आप देखते हो यार ये तो ऊंचा हो गया। तो ऊंचा क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर नदी नहीं बहती थी। नदी आपके वो झील क्या है वो, संजय झील के आसपास से कहीं से होते हुए, और मंदिर का नाम क्या बताया था मैंने, सोमेश्वर मंदिर से होते हुए। पुराने मैप उठाइए, और ज्यादा नहीं, 200 साल 300 साल पुराने मैप उठा दीजिए, 200 साल पुराने, उसमें दिख जाएगा आपको। दम्भ मत करना, इतने बीघा जमीन और उतने बीघा जमीन, और इतने गज का प्लॉट और उतने गज का प्लॉट। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। चलो जी, निम्न गंगा का मैदान अगला क्या है। निम्न गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन। इस मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, पुरुलिया जिला नहीं आता है वेस्ट बंगाल का, बाकी पूरा पश्चिमी बंगाल जो है वो निम्न गंगा का मैदान है। क्या है। इस प्रकार यह हिमालय की तलहटी के लंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला है। मैदान का उत्तरी भाग तीस्ता जलढाका और टोरसा नदियों द्वारा सींचा जाता है। राजमहल पहाड़ियों के निकट यह मैदान संकरा हो गया है। इससे दक्षिण में गंगा का पुराना डेल्टा का विस्तार है। इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, गंगा के पुराने डेल्टा का विस्तार। तो निम्न गंगा के मैदान का निर्माण कब हुआ, प्लिस्टोसीन काल में हुआ। इससे और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ डेल्टाई भाग नवीनतम कांप से निर्मित भूभाग है। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा है तथा निचला समतल मैदान है। समुद्र में उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए यह भाग अधिकतर दलदल युक्त बना रहता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं यहाँ पर। सागर के किनारे दलदली जो भाग होगा वहां पर क्या होगा, मैंग्रोव होंगे। मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए। और मैंग्रोव की जो लकड़ी होती है वो नौका बनाने में काम आती है। अगर उसमें कुछ थोड़ा जो लकड़ियां प्राप्त होती हैं तो उनकी जल में खराब नहीं होती वो जल्दी से, क्योंकि बचपन से वो ज्वार और भाटा के सहती रहती है। जब वो छोटा पौधा रहता है तो ज्वार आ गया तो पानी में डूबा रहता है, भाटा आ गया तो धूप देखता है। तो जो नदी बचपन, जो वृक्ष बचपन से क्या कर रहा हो। अच्छा, इस तरह के वृक्ष नहीं होते हैं मैंग्रोव में जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, दूसरे किस्म के होंगे। ठीक है भाई। तो बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ डेल्टाई भाग नवीनतम कांप से निर्मित भूभाग है। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा है तथा नीचा समतल मैदान है। समुद्र में उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए यह भाग अधिकतर दलदल युक्त बना रहता है। इस डेल्टा के ऊपरी भाग पर कहीं कहीं कुछ टीले या नदियों के पुराने चार्स पाए जाते हैं। यह उभरे भाग गांवों के बसाव स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि पानी में डूबने से सुरक्षित रहते हैं। निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है उसको बील कहते हैं। निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है उसको क्या कहा जाता है, बील कहा जाता है। फिर बील क्वेश्चन बन चुका है पहले, बील किसे कहते हैं, है ना। समझ में आ गया। अरे भाई समझ में आया। हाँ, तो गोखुर झील हो गया, बील हो गया, और एक शब्द और बताया था मैंने आपको, कौन सा, हाँ क्या बताया था, बेट बताया था मैंने आपको, बील और बेट। इसको लिखने के लिए आएगा 20-20 शब्दों में, मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन।
हाँ। अच्छा, रेलवे जब चलेगा, रेल लाइन जब बिछाओगे तो क्या ऐसी जगह पे बिछाओगे जहां बाढ़ आएगी, या ऐसी जगह पे बिछाओगे समोच्च रेखा 100, मैंने बोला नहीं आपको 100 मीटर की समोच्च रेखा ऊपर रहेगा रेलवे हमेशा, ताकि बाढ़ आए तो आपकी रेल की पटरी बहे ना, क्योंकि रेल पानी के अंदर नहीं चलती है। रेल मतलब पटरी, उसके ऊपर जो चलती है रेलगाड़ी लौपतगामिनी। तो रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं वो भी क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं। क्या देखते हैं? और अगर ग्लेशियल जो एरिया होगा वहां पर अगर आपको रेलवे बिछाना होगा तो कहां पे बिछाओगे? हम्म, कुछ नहीं। चलो, ब्रह्मपुत्र का मैदान। मैंने कहा अगर ग्लेशियर वाला इलाका है, माना माना हिमालयी रीजन में, जैसे चीन ने तिब्बत तक रेलवे लेके आ गया है, तो उसमें बेस्ट जगह कौन सी होगी जहां पे रेलवे लाइन बिछाई जाएगी? अरे भाई, उसमें भी ऊंचाई देखनी पड़ेगी ना। ऊंचा वाला क्यों? ग्लेशियर जब चलता है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर चलता है। तो एक कभी कभी क्या होती है, एक बाउंड्री सी बन जाती है ऊंची। क्या कहा जाता है उसको, जिसके ऊपर से रेलवे सड़क मार्ग जाता है? अगर नीचे बिछाओगे तो वहां पर खतरा रहेगा हमेशा, किस चीज का? दलदल का, या और कई चीजों का। तो चलो, ब्रह्मपुत्र का मैदान अगला क्या है? इसको असम घाटी भी का कहते हैं। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी लाकर एकत्रित कर दी है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसे एक द्वीप कौन सा है? माजुली। कौन सा? संसार का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है उसको। किसने बनाया है? ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नेशनल वाटरवे पढ़ा होगा आपने, सादिया टू धुबरी, नेशनल वाटरवे नंबर 2, सादिया टू धुबरी, है ना। घाटी का तल पूर्वी भाग में 130 मीटर, पश्चिमी भाग में 30 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार इसके ढाल का औसत 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर है। उत्तरी सीमा पर तराई व अर्ध तराई क्षेत्र पाए जाते हैं जो दलदल मिट्टी व सघन वन से आच्छादित है। इतना समझ में आ गया? ये इतना नहीं लिखना है आपने भाई, 250 शब्दों में लिखना है आपने। मेन मेन चीजें उठानी है। और मैदान पर क्वेश्चन आता है और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति जब मैदानों पर लिखने के लिए आएगा। बोलेगा प्रादेशिक विभाजन। आप बोलोगे यार मैदान में क्या प्रादेशिक विभाजन करना? यही किया जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसका इस प्रकार से पढ़ते हैं। बाकी तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व और पश्चिम में 2 संकरे तटीय मैदान मिलते हैं जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय और पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। अब क्या है कि यूपीएससी ने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताएं भी पूछी हैं। उन विशेषताओं को ध्यान रखिएगा। इनकी उत्पत्ति आदि नूतन काल यानी इयोसीन पीरियड में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के स्थलीय खंडों के निमज्जन के कारण हुई है। जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, उनकी उत्पत्ति कब हुई है? तो इयोसीन पीरियड में हुई है। कब हुई है? आदि नूतन काल में हुई है। कैसे हुई है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के स्थलीय खंडों के निमज्जन, निमज्जन बोलते हैं डूबना, उन्मज्जन बोलते हैं उठना। निमज्जन मतलब डूबना और उन्मज्जन मतलब उठना के कारण हुई है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। मैप एटलस में जाइए, उसको देखिए एटलस में। ऐसा क्यों है भाई? अगर आप वेस्टर्न घाट के बाईं तरफ जाओगे तो मैदान की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जाओगे, अगर आप राइट साइड में जाओगे ईस्टर्न घाट के, तो आपको बड़े चौड़े चौड़े मैदान दिखेंगे कहीं कहीं पर। दिख रहा है? हाँ जी, छोटे मैप में ही देख लीजिए, भारत का छोटा मैप निकालिए, छोटे मैप में दिख जाएगा आपको। कहाँ गुजरात में देख रहे हो यार? भारत का मैप निकालो छोटा फिजिकल, इसमें देखो कहाँ का मैदान ज्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है।
ईस्टर्न घाट के राइट साइड का। घाट तो ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट तो ऊंचा है, श्रृंखला है, ठीक है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन यानी इरोजन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। किससे हुआ है भाई? जो ईस्टर्न घाट के राइट साइड में जो मैदान आपको दिख रहा है, आप देख रहे होंगे सारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उसी तरफ जा रही हैं, जा रही है। उन्होंने बल्कि ईस्टर्न घाट को काटा भी है जगह जगह पर। वेस्टर्न घाट लगातार है लेकिन ईस्टर्न घाट जगह जगह पर टूटा हुआ है। अब वो नदियां जब आएंगी तो छोटी मोटी नदियां तो है नहीं, बहुत चौड़े चौड़े पार्ट हैं उनके, तो वो अवसाद लेके आए, अवसाद बिछा दिए उन्होंने वहां पर। तो इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इनकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी? हाँ, 6100 किलोमीटर है। दोनों तटीय किनारे तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल एवं कन्याकुमारी कटक तक अलग किया गया है, जो भारत के वृहद जल विभाजक का ही दक्षिण की तरफ बढ़ा हुआ भाग है। उसके बाद पश्चिम तटीय मैदान बता दूं मैं। पश्चिम तटीय मैदान यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक, केप कमोरिन तक पश्चिम तटीय मैदान फैला है। यह पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं रखता है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर मात्र। कितनी? 64 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। अरे भाई, जहां नदियां होंगी वो अवसाद बिछाएंगी तो वहां पर चौड़ा होगा। वहां पर 80 किलोमीटर है। अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम है। यानी आप वेस्टर्न घाट के वेस्ट में उतरो, दौड़ लगाओ, 50 किलोमीटर जाके आपको समुद्र मिल जाएगा। कौन? अरब सागर। क्या मिलेगा? अरब सागर। ठीक है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी है। और साउथ वेस्ट मानसून आता है, किससे टकराता है? वेस्टर्न घाट से टकराता है। वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में भयानक बारिश होती है, पिकनिक मना रहे होते हैं लोग, बह जाते हैं एकदम से, देखा होगा आपने। और वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाली साइड में वृष्टि छाया प्रदेश है। लीवर्ड साइड में वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहां वर्षा कम होती है। तो समझ में आया? ठीक है भाई। तो अनेक स्थान पर ये 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी है। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जिसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले आते हैं। पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल यानी बैक वाटर पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल कहा जाता है, जैसे अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कौन सा? जैसे लगून लेक बोलते हैं ना, जैसे चिल्का है, लगून लेक है, चिल्का क्या है, ऐसे ही आपकी वेम्बनाड भी लगून ही है और सबसे लंबी लेक है ये भारत की, वेम्बनाड। ऐसी अष्टमुडी लेक है। कौन सी? अष्टमुडी लेक है। अस्थामुडी लिखा हुआ लेकिन अष्टमुडी है, पेट कटना श लगाओ बीच में। अष्टमुडी लेक, ये इनको क्या कहते हैं यहां पर केरला में? कयाल। क्या कहते हैं? कयाल। और यार जहां पे जैसा होगा तो फिर वहां पे वैसे ही त्योहार भी मनाए जाएंगे। अब वेम्बनाड जैसी लेक होगी अगर लंबी, और लंबी लंबी नौकाएं होंगी, उसमें 50-50 लोग बैठे होंगे, पैडलिंग कर रहे होंगे, और क्या नौका दौड़ हो रही होगी। क्या हो रही होगी? अब आपके यहाँ नहीं हो सकती ऐसी। गंगा जी में ले जाओगे तो टूट जाएगी वो रैपिड में। उतनी लंबी नाव अगर आप पैडलिंग करोगे तो यहाँ पर क्या होती है? राफ्टिंग होती है। क्या होती है? अब हमारे यहाँ राफ्टिंग अब शुरू हो गई है ना, और चलेगी अभी कब तक? मई जून तक चलेगी। और वहां पे राफ्टिंग कब होती है? जो मैंने बताया ना, तीव्रगामी नदियां हैं तो वहां पर बरसात में होती है। तो इसीलिए ऋषिकेश के जो राफ्टिंग व्यवसायी हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग वहां चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं या उस साइड में चले जाते हैं। हाँ, 50 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन प्रवाह जो है बहुत तेज है। पानी उतना ज्यादा नहीं है उनमें। चलो।
अच्छा जी, अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जिसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले आते हैं। पश्चिमी तट का कुछ पश्च जल पाया जाता है, जिन्हें केरल में कयाल यानी एक प्रकार के लगून्स जो है वो अष्टमुडी, वेम्बनाड। पश्चिमी तट के को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 हो गया गुजरात का मैदान, नंबर 2 हो गया कोंकण का मैदान, नंबर 3 हो गया कन्नड़ का मैदान, कर्नाटक का मैदान कन्नड़िया, और नंबर 4 हो गया मालाबार का मैदान। तो भाई इसको ना अभी याद कर लो। गुजरात का मैदान जो है सौराष्ट्र से सूरत के बीच में, सौराष्ट्र से सूरत के बीच का जो मैदान है उसको गुजरात का मैदान बोलते हैं। दमन से लेकर गोवा के बीच का जो मैदान है उसको कोंकण का तट कहते हैं। कोंकण सुना है? कोंकणी कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पर? कोंकणी, है ना। कितनी भाषाएं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त? 22 भाषाएं। तो उसमें सुना होगा आपने कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन से? हाँ जी भाई, सिंधी जोड़ी गई, सिंधी भी जोड़ी गई बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, बाद में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी जोड़ी गई। तीनों के संविधान संशोधन बताओ कौन कौन से हैं? साफ, वेरी गुड। संविधान संशोधन बताओ जल्दी मुझको। सिंधी कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली की संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी की संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तभी तो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, बाकी पहले से थी संविधान में। सिंधी क्यों जोड़ी गई? सिंध तो पाकिस्तान में है, लेकिन जब विभाजन हुआ, गदर हुई, तो बहुत से लोग सिंध से कहाँ आए? हिंदू भारत आए, तो उनकी जन भावना को ध्यान में रखते हुए सिंधी को जोड़ा गया। हाँ जी, संविधान संशोधन बताओ जल्दी। कंडाली महोत्सव 2171-92, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। पहले में याद रखना 21वें में सिंधी, 71 में याद रखना आपने कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92 में याद रखना आपने बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। चलो जी, अब याद रहेगा? ठीक है, कोंकण तट याद हो गया, दमन से लेकर कहां तक? गोवा तक। अगला कन्नड़, गोवा से लेकर मंगलौर के बीच में। अरे वाह, हमारा वाला मंगलौर नहीं भाई, उत्तराखंड की बॉर्डर पे भी है मंगलौर, एक वे वाला मंगलौर नहीं। एक बेंगलोर, बेंगलुरु कहाँ है? आपके कर्नाटक में है। तो गोवा से लेकर मंगलौर के बीच वाला जो मैदान है उसको कन्नड़ का मैदान कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी के बीच का जो मैदान है उसको मालाबार बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। केरल वाला जो कोस्ट है, कहां से? मंगलौर से और कहां तक? कन्याकुमारी तक, यानी तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, खाली केरल का तट नहीं आता उसमें। कन्याकुमारी तक का जो तट होगा उसको क्या बोलेंगे? मालाबार तट बोलेंगे, ठीक है। और कोंकण तट कहां से कहां तक बोलेंगे? गोवा से लेकर मंगलौर तक, बेंगलुरु तक। याद रहेगा? मैं अगर क्वेश्चन बना रहा होता मैं यहां से बनाता। गुजरात का मैदान भाई, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को गुजरात का मैदान या तट क्षेत्र कहा जाता है। यह सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है। इसके तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये देख लो इसको। सर क्रीक, कोरी क्रीक, क्रीक बोलते हैं जैसे ये पानी है इधर, तो अंदर पतली सी, पतली मतलब पानी के जहाज जा सकते हैं, अंदर तक कटा हुआ रहता है भूभाग, तो वो क्या होता है? अच्छा माना जाता है। पानी के जहाज अंदर तक आ सकते हैं, नाव अंदर तक आ सकती है, हवाओं से सुरक्षित रहती है ना, क्रीक। और पाकिस्तान के साथ किसको लेकर विवाद है हमारा? सर क्रीक को लेकर विवाद है। वो कहता है हमारा है। उस बेवकूफ को हर जगह अपना ही दिखाई देता है, कश्मीर, सर क्रीक और पता नहीं क्या क्या। सबक सिखाया जाएगा। सर क्रीक, कोरी क्रीक, एक गोडिया क्रीक भी है। कच्छ की खाड़ी देख लो, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये भी देखना आपने कौन सी नदी कहां गिरती है। नर्मदा कहां गिरती है?
हाँ, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और तापी कहाँ गिरती, ताप्ती, वो भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और जहाँ पे नदियां गिरती हैं वहां पर आइलैंड है कुछ, कौन से हैं? हाँ, अलिया बेट और खदिया बेट। कभी आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं ये? दोबारा पूछता है कई बार यूपीएससी, क्वेश्चन बैंक है उसका अपना एक, पता नहीं कब वहां से निकाल के पूछ ले। चलो जी, कोंकण तट, उत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। इसके पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग किसको बोलते हैं? कोंकण तट को। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तटीय मैदान है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कलांगुट नामक सागर पुलिन गोवा में स्थित है। कलांगुट नामक सागर पुलिन बोलते हैं बीच को, किसको बोलते हैं? जैसे आप चेन्नई जाएंगे, मद्रास जिसको बोलते हैं चेन्नई में, तो भाई समुद्र के किनारे जाएंगे ना आप, तो कौन सा बीच मिलेगा आपको वहां पर? चेन्नई में कौन सा बीच मिलेगा? बंबई जाओगे तो फिर समुद्र के किनारे जाओगे, वो खाओगे वहां पे आप, क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, बड़ा पाव क्यों खाओगे? हाजी, हाजी, मुंबई में क्या खाओगे? बड़ा पाव खाते हैं वहां, अच्छा। और चेन्नई में मतलब खाना ही खाना है, मतलब, है ना, जीना ही खाने के लिए है। चलो, और अब तो खाना भी नहीं खाते, अब तो वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी, इंजॉय थोड़े करते हैं नेचर को, बस फोटो खिंचवा रहे, फोटो खिंचवा रहे, उसका देखते भी नहीं उसको। चेन्नई के बीच का नाम बताओ कौन सा है? मरीना बीच कहाँ है? अंजना बीच कहाँ है? अंजना बीच गोवा में है। चेन्नई में मरीना बीच है। बंबई में कौन है? जुहू बीच। हाँ, उसके बगल में मकान लेके देखो, मकान क्या पूछना, वर्ग गज में क्या रेट है। अरे भाई, अधिकतर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि समुद्र के किनारे क्या हो, और उस दिन पश्चाताप होता है जब उसमें बड़ी लहरें आती हैं कि भाई क्यों आए होंगे यहाँ पे। 7 टापुओं का नगर है बंबई, मीठी नदी बहती है वहां पर। मुंबा देवी का मंदिर था इसलिए उसको मुंबई बोलते हैं। हाजी अली की दरगाह है, सुने हो? हाजी अली पिया हाजी अली गाना है ना। और क्या है मुंबई में? 7 टापुओं पर बसा हुआ है मुंबई। हाजी, गेटवे ऑफ इंडिया है वहां पर। और क्या देखोगे मुंबई में? सोता नहीं है वो शहर, वो शहर क्या नहीं करता है? सोता नहीं है, चलता रहता है। और बंबई एक ऐसी नगरी है कि उसमें कोई भी एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। कहां से कहां मतलब ऊंचाइयों को छू लेता है। इसीलिए पहले भाग के बंबई जाते थे लोग। कहां जाते थे? अच्छा जी, कलांगुट नामक सागर पुलिन यानी बीच जो है वो गोवा में ही है, कलांगुट। ठीक है। थाल घाट व भोरघाट दर्रे जो मुंबई और गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, इसी तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। कौन से? कोंकण तट पे। पिंजल, बसाक, भोगराना, जुआरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां है। जुआरी नदी से क्वेश्चन पूछा भाई, कहां पर है? गोवा में है। एक तो हो गया जुआरी, एक हो गया कौन सा? मांडवी, है ना। मांडवी, पणजी जो है गोवा की राजधानी, वो मांडवी नदी के तट पर है। और मीठी नदी कहां है? मुंबई में। कहां है? मुंबई में। अच्छा जी, अब आओ कन्नड़ तट पर। किस पर? कन्नड़। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का जो क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है। इसका उत्तरी भाग संकरा किंतु दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है। यहां पर पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है तथा सीढ़ीनुमा ढालों पर काजू, सुपारी, कहवा और काली मिर्च की बागानी की जाती है। काजू, सुपारी, कहवा और काली मिर्च। यूपीएससी वालों ने क्वेश्चन पूछा, काली मिर्च को क्या कहते थे पहले? यवन प्रिया। क्या कहते थे? यवन प्रिया। यवनों को प्रिय थी काली मिर्च। क्या करते थे वो काली मिर्च का? हाँ जी, प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जाड़ों से पहले पहले वहां सारे जो जानवर हैं वो काट दिए जाते थे,
जब वो सबसे हष्ट पुष्ट होते थे उनको टांग दिया जाता था, उस पर मसाला लगाकर, मैरिनेट बोलते हैं, मैरिनेट करके उसको रखते थे। उसके बाद जाड़ों में मतलब खाने के लिए क्या, फिर उसके मतलब पीस पीस निकाल कर खाते थे। मांसाहारी लोग हैं वहां। मांसाहार क्यों है, मांसाहार क्यों है वहां पर? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरे दोस्तों ने बाध्य कर दिया मेरे को खाने के लिए, लेकिन क्योंकि जैन धर्म से बड़े प्रभावित थे महात्मा गांधी, अहिंसा अहिंसा पर विश्वास रखते थे, मुंह तक ले गए बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रखा, उसका खाया नहीं, नहीं खाया गया। ये संस्कार होते हैं। क्या होते हैं? संस्कार। के आपको बचपन से बताया है कि नहीं, जीवों पर दया करो, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, तो आपको क्या होगा? और आपको अगर कोई छुपा कर खिला देगा तो आपको एलर्जी हो जाएगी जब आपको पता चलेगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को छुपा कर मत खिला देना, ठीक है? क्योंकि उसका सिस्टम नहीं पहचानता है, उसका मस्तिष्क दूसरे तरह से कार्य कर रहा होता है। जैसे किसी व्यक्ति पर कीचड़ फेंक दें हम तो उस पर एलर्जी हो सकती है। अगर वो क्या हो गया, सब मन का है, मन से क्या हो गया, घिन आ गई उसको, एकदम से क्या आ गई। और दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं कीचड़ में उतरकर काम कर रहा है, उसको घिन नहीं आती है ना? मिट्टी में आपका हाथ लगता है, तुरंत हाथ धोते हो आप। और किसान क्या कर रहा है, दिन रात मिट्टी में काम कर रहा है, और वो ज्यादा स्वस्थ है, क्योंकि मिट्टी में कई ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन आपको तो क्या करना है, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। पुराने टाइम पर वैक्सीनेशन नहीं होता था। उत्तराखंड में जो बच्चे पैदा होते थे वो गौशाला में होते थे। क्यों होते थे? अरे हॉस्पिटल दूर नहीं यार, हॉस्पिटल थे ही कहां, दूर भी नहीं थे। इसलिए कि इम्यूनिटी जो होती थी उनकी वो वहीं पर बढ़ जाती थी। गाय का गोबर, जहां गौमूत्र होगा, गोबर होगा, वहां पर जब वो पैदा होते थे तो वो वहीं से उनकी इम्यूनिटी को बूस्टर। समझ में आया? काजू, सुपारी, कहवा, काली मिर्च की बागानी की जाती है। कालिंदी, शारावती, नेत्रावती इस तटीय क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। कन्नड़ तट की है भाई शारावती। इसी पर है जोग फॉल, महात्मा गांधी जलप्रपात, राजा रानी रॉकेट रोलर। कहां पर है? शारावती नदी पर है। कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। मालाबार तट भाई, मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ एक बालू पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, थोरियम मिलता है उस बालू में, मोनोजाइट बालू। कौन सी बालू? थोरियम में नंबर 1 है हम लोग। हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है, एटॉमिक कार्यक्रम में जो हमारा, उसके तीसरे चरण में हमने थोरियम का प्रयोग करना है। इसका तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। इस क्षेत्र में लंबे तथा संकरे, लगून और कयाल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी कांप और महीन लेटराइट प्रकार की होती है, जिसमें रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल नारियल ये इसके फार्म पाए जाते हैं। रबर, ये वैसे अमेजन का पौधा है रबर। कहाँ का? अमेजन के जंगलों का पौधा है, लेकिन उसको जो उपनिवेशवादी थे वो जगह जगह लाए। उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया में लगाए, थोड़ा बहुत केरला में भी लगाए। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है जो मलेरिया की दवा होती है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है जो कि मलेरिया की दवाई है ना? मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है भाई? प्रोटोजोन डिजीज है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। अब तो भूल गए लोग मलेरिया, अब तो डेंगू आ गया है ना? डेंगू जो है वो एडीज इजिप्टी के काटने से होता है, और जो मलेरिया था वो मादा एनाफ्लीज। तो ये प्रोटोजोन डिजीज है मलेरिया, जबकि डेंगू जो है वो कैसा है? वायरल डिजीज है, वायरस है डेंगू। डेंगू क्या है? किसने बताया था, किसने पता किया था कि मलेरिया क्या होता है? अरे भाई लोग बुखार आता था मर जाते थे पहले मलेरिया से, कई अंग्रेज मरे मलेरिया से, है ना? फौज में आज भी आपको मच्छरदानी ले जानी पड़ती है। आप एसएसबी देने जाओगे तो लिखा होता है उसमें मच्छरदानी लानी है अपनी। रोनाल्ड रॉस ने बताया था शायद, आपके उत्तराखंड का ही था वो अंग्रेज। कहां का था? अच्छा, देखो ना, पूरा उत्तराखंड पढ़ लिया। बताओ कहां का था रोनाल्ड रॉस?
नाम सुना है रोनाल्ड रॉस का? हाँ, उसने बताया कि मच्छर के काटने से होता, मादा ने फ्लीच की वजह से। अच्छा जी, कहां पर महीन लेटराइट प्रकार की होती है? रबर, सिलिकॉना, कहवा, गरम मसाले और नारियल। हाँ जी, अल्मोड़ा का था, अल्मोड़ा का, रोनाल्ड रॉस। पेरियार यहां की प्रमुख नदी है भाई, सुना है पेरियार? पेरियार नदी भी है, पेरियार लेक भी है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क भी है। ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार किसका उपनाम है? ईवी रामास्वामी। बहुत बड़े समाज सुधारक थे, आंदोलन चलाया था कभी उन्होंने। कभी पढ़िएगा ईवी रामास्वामी के बाद, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। सुना है इनके बारे में? देखिए इनकी फोटो, देखिए मोबाइल पे जाके देखिए क्या किया था इन्होंने। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। जैसे आप यहां पर राजा राम मोहन राय को जानते हो दक्षिण भारत में, ऐसे ही जैसे आप यहां पर डॉक्टर अंबेडकर को जानते हो, जैसे यहां पर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जानते हो, वैसे दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को जानते हैं लोग। देखिए तो क्या किया था उन्होंने। इसके तट पर मोनोजाइट, जिरकॉन और थोरियम जैसे आणविक खनिज पाए जाते हैं। मालाबार तट पर क्या पाए जाते हैं? हाँ जी। उसके बाद मैं बता रहा हूं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान क्या किया था ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने? जल्दी बताओ। 4G, 5G, ढूंढो बालिके। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार कौन सा मूवमेंट चलाया था इन्होंने? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन। शब्द आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं और शब्द आपको क्या उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मैं रोज ये बोलूं कि तेरे बस का नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है फिर। और अगर मैं किसी को बोलूं कि यस यू कैन, इसका मतलब, हाँ जी बोलिए। कौन सी रामायण? सच्ची रामायण। हाँ चलिए जी, पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। इसके पूर्वी घाट के ईस्ट में जाओगे तो आपको पूर्वी तटीय मैदान मिलेंगे। यह उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः अभिनव यानी रिसेंट और टर्सरी जलोढ़ से निर्मित है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण क्या है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करना। डेल्टाई भाग जो है वहां पर सबसे चौड़े हैं ये मैदान। गंगा के मुहाने एवं मन्नार की खाड़ी के अलावा बंगाल की खाड़ी में मग्न तट अरब सागर की अपेक्षा संकरे हैं। मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जिनको कहा जाता है, वो क्या है? अरब सागर की अपेक्षा संकरे हैं। मैदान चौड़े हैं लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या है? संकरे हैं। उधर क्या है? वेस्टर्न घाट के वेस्ट में क्या है? मैदान पतले हैं लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? चौड़े हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात तटों की अपेक्षा इनकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। एडम ब्रिज जो कि भारत एवं श्रीलंका को जोड़ता है, आदम का पुल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडम ब्रिज, आदम सेतु, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, सागर तल से 4 मीटर गहराई पर है। इस तटीय मैदान की 3 लघु भूआकृति इकाइयां हैं। नंबर 1 उत्कल का मैदान, उत्कल बंगा सुना होगा आपने, उत्कल मतलब उड़ीसा। काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश का मैदान। कोरोमंडल यानी तमिलनाडु का मैदान। कौन कौन से मैदान? उत्कल का मैदान, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का मैदान और कोरोमंडल तमिलनाडु का मैदान। उत्कल का मैदान वही है। लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा तट के सारे स्थित है। 400 किलोमीटर, कितना? इसका विस्तार गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक है। गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के मध्य के मैदान को उत्तरी सरकार, नॉर्थ सरकार की संज्ञा, तट की संज्ञा दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ सरकार किसे कहा जाता है?
नॉर्थ सरकार किसे कहा जाता है? महानदी और कृष्णा नदियों के मध्य के मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। महानदी के मुहाने के पास डेल्टा जमाव के कारण मैदान की चौड़ाई बढ़कर 100 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? इसके दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक, लगून लेक चिल्का, जो कि 65 किलोमीटर गुणा 8 किलोमीटर, 65 किलोमीटर इंटू 8 किलोमीटर, लगा लो कितना एरिया होगा। गोपालपुर संज्ञक सागर पुलिन इसी तट पर स्थित है। गोपालपुर जो तट, गोपालपुर बीच है वो कहां पर है? आंसर उत्कल के मैदान में है, गोपालपुर बीच। इस मैदान की तटरेखा सीधी एवं सपाट है, जिसके किनारे बालू का स्तूपों की बहुलता है। इसमें उन्मज्जन के संकेत मिलते हैं। उन्मज्जन मतलब उठना, निमज्जन मतलब डूबना, उन्मज्जन मतलब उठना। अगला है काकीनाडा का मैदान। इसका विस्तार पुलिकट झील, यानी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की बॉर्डर पे पुलिकट झील, सुने हो? इसके बीच में एक आइलैंड भी है, श्रीहरिकोटा। आपके हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे कलाम, उनके गुरु का नाम था सतीश धवन, उनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया वहां का नाम, है ना। जितने भी लॉन्च होते हैं हमारे, जो सैटेलाइट्स होते हैं, उनको कहां से करते हैं हम? श्रीहरिकोटा से करते हैं। और जो मिसाइल लॉन्च करते हैं, टेस्टिंग होती है, वो या तो हम चांदीपुर टेस्ट रेंज उड़ीसा से करते हैं या फिर व्हीलर आइलैंड से करते हैं। व्हीलर का नाम चेंज हो गया है, व्हीलर को क्या बोलते हैं हम? कलाम द्वीप, ठीक है। तो काकीनाडा का मैदान, इसका विस्तार पुलिकट झील यानी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पर से लेकर बहरामपुर के मध्य पाया जाता है। कहां तक? बहरामपुर तक पाया जाता है, जिसके निर्माण में कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टा जमाव का योगदान है। इन दोनों डेल्टा जमाव के बीच में कोलेरू लेक है। कौन सी? या ये सा क्वेश्चन है भाई, कोलेरू लेक किन दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में है? तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच में कोलेरू लेक पाई जाती है। ये पुरानी तटरेखा को प्रदर्शित करती है। इस तट पर विशाखापट्टनम का प्राकृतिक पत्तन डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम, है ना। आईजैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अन्य नाम क्या है विशाखापट्टनम का? वाईजैक, सॉरी, वाईजैक। और ये डॉल्फिन नामक जो चट्टान है, नोज, डॉल्फिन नोज से सुरक्षित है ये, यानी सागरीय तूफानों से जहाजों की रक्षा होती है डॉल्फिन नोज की वजह से। चट्टान है ये, डॉल्फिन के नोज के आकार की चट्टान है, इसलिए डॉल्फिन नोज बोलते हैं। काकीनाडा एवं मसूलीपट्टनम इस तट पर अन्य पत्तन है। कौन कौन से? काकीनाडा और मसूलीपट्टनम। अगला कोरोमंडल का तट भाई, ये कन्याकुमारी से पुलिकट झील या पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा, फॉल्स डेवी पॉइंट बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? फॉल्स डेवी पॉइंट तक 675 किलोमीटर की लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। कावेरी नदी के मुहाने के समीप इसकी चौड़ाई बढ़कर 130 किलोमीटर हो जाती है। पिन्नार, मालर और वैगई आदि नदियों द्वारा एक विशाल उर्वर मैदान का निर्माण किया गया है। वैगई के किनारे ये मदुरई, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। मुख्य स्थल एवं मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के मध्य कई लघु प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए उपयोगी हैं। चेन्नई, तुतिकोरिन, नागपट्टनम यहाँ के मुख्य पत्तन हैं, पोर्ट्स हैं। चेन्नई हो गया, तुतिकोरिन हो गया, नागपट्टनम हो गया। नागपट्टनम में आपको बौद्ध विहार भी मिलेंगे, प्राचीन काल के, शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित। जावा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र शासकों ने यहाँ पर क्या किया? कभी बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। चेन्नई का मरीना बीच तथा श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश, जो कि सागर से पृथक पुलिकट झील में अवस्थित है, इसी भाग की अन्य विशेषताएं हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको मैदानों के बारे में बताया। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको द्वीप समूह के बारे में। इनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन बता देता हूं मैं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा कि कोरी क्रीक और सर क्रीक कहाँ है? तो कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ में है। इसमें कौन सी भारतीय नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो पश्चिमी तट की नर्मदा, ताप्ती, शारावती, मांडवी,
मांडवी जो है गोवा वाली है, और पेरियार, ये सब क्या करती हैं, ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। ठीक है। भारत का कौन सा तटीय मैदान दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो पूर्वी तटीय मैदान। क्या? पूर्वी तटीय मैदान। कितना हो गया? तो ठीक है, इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको पेपर दे दूंगा, उसको करना है आपने।